since it is income, बट इट इज डीम्ड एज इनकम एंड इट इज टैक्सेबल। मतलब आपको आपकी बिजनेस की वजह से अराइज नहीं हुई है, फिर भी उसको इनकम मान लिया जाता है एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेयर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज नोन एज अ डीम्ड प्रॉफिट। ओके, मतलब ये आपको कोई गुड सेल करने से या सर्विस प्रोवाइड करने से नहीं अराइज हुआ, बट सी ऑल दीज आर ट्रीटेड एज अ डीम्ड प्रॉफिट एंड अगर डीम्ड प्रॉफिट है तो इट इज टैक्सेबल। इसके पीछे लॉजिक यही है कि या तो आपने प्रीवियस कोई ईयर में डिडक्शन ले लिया है कोई एक्सपेंस का, और दैट एक्सपेंसेस गेट रियलाइज अगेन टू यू। એક્સપેન્સ કરો એના પૈસા પાછા મળી જાય તો તમે આગળ ડિડક્શન લઈ લીધું છે તો આ અત્યારે રિસીવ કરશો તો આ વર્ષની ઇન્કમ કહેવાશે ને ટેક્સેબલ થશે। यही लॉजिक है ये सब के पीछे। ठीक है, या तो फिर तो लेट अस टेक वन बाय वन। सी डीम्ड प्रॉफिट एंड देयर टैक्स ट्रीटमेंट। ओके, तो सपोज इफ द रिफंड और रिकवरी अगेंस्ट द डिडक्शन और रिमिशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लायबिलिटी। मतलब समझ लो आपने कोई आपने डिडक्शन ले लिया है, ओके, और कोई एक्सपेंस आपने किया है, कोई डिडक्शन आपने आगे क्लेम किया है, ओके, और दैट मनी इज गेट रिफंड और रिकवर्ड। ओके, तो द ईयर इन विच इट इज गेट रियलाइज, then it is known as what? It is known as your income। okay, same way suppose if there is a trading liabilities get seized। okay, suppose आपको किसी आपने किसी से गुड्स लिया या तो किसी से सर्विस है, तो आपको उसको पैसा देना है, वो आपकी लायबिलिटी है, लेकिन वो लायबिलिटी आपकी क्या हो गई? सीज हो गई, बंद हो गई। सपोज आपने किसी से गुड्स लिया, आपने गुड्स परचेज किया, आपको उसको 5,000 रुपये देने हैं, और वो बोलता है चलेगा हेमंत भाई मत दो पैसे। ठीक है, कंसिडर दिस एज ए सैंपल। सो आई हैव रिसीव्ड द गुड्स, ओके, आई हैव इनकर्ड द एक्सपेंस, but I have received it free of cost। मतलब earlier the liability was arised to pay 5,000 and now I don't have to pay the same, so cessation of liability, so my liability has get seized, so it is treated as my income। okay, मतलब समझ लो कि कोई गुड्स आपने परचेज किया, उसका P&L में डेबिट भी किया, पेएबल करके दिख रहा है। ठीक है, पेएबल किया मतलब आपने डिडक्शन आगे के कोई साल में क्लेम किया होगा, इन दिस ईयर यू कम टू नो कि वो पैसा मुझे देना था, अभी नहीं देना है। सो अभी आपको नहीं देना है वो पैसा, तो इन दिस ईयर इट इज ट्रीटेड एज इनकम, क्योंकि आगे आपने उसका डिडक्शन क्लेम किए लिया है। द ईयर इन विच यू कम टू नो दैट माई लायबिलिटीज गेट सीज, इट इज ट्रीटेड एज योर इनकम। सेम वे बैलेंसिंग चार्ज। ओके, मतलब रिफर द डेप्रिसिएशन केस ऑफ पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग। ओके, वो ये हमने डिस्कस की। बैलेंसिंग चार्जेस को इग्नोर करो। ओके, हम जनरल देखते हैं, इसको इग्नोर करो, बैलेंसिंग चार्ज। ओके, वैसे तो बढ़ाया हुआ है मैंने आपको बैलेंसिंग चार्ज यहाँ पे। ओके, बैलेंसिंग चार्ज यहाँ पे बढ़ाया, याद है ना, कि अगर आप पावर सेक्टर में हो, आपका बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और पावर सेक्टर में आप बिजनेस कर रहे हो और आपने कोई असेट परचेज की है जिस पे आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, एंड इफ यू सोल्ड दिस असेट, ओके, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज़्यादा प्राइस से आप कोई असेट जिस पे डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से कैलकुलेट करते हो बेच रहे हो, तो क्या होगा कि भाई देखो, इसमें ऐसा हो रहा है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझ लो 5 लाख रुपये है, और आपने वो असेट आपको बेची 10 लाख रुपये में, और एज ऑन डेट वो असेट की वैल्यू है 3.5 लाख रुपये। 5 લાખ માં લીધી હતી, 2 લાખનો 1.5 લાખનો ડેપ્રિસિએશન ગણો, તો અત્યારે એસેટની વેલ્યુ 3.5 છે। હવે તમે વેચી દીધી એને 10 લાખ રૂપિયા, तो ये केस में बैलेंसिंग चार्ज क्या होगा? देखो, बैलेंसिंग चार्ज इज व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट एंड डब्ल्यूडीवी, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1.5 लाख रुपये। 5 लाख में असेट बाय करी थी, डब्ल्यूडीवी के लिए थे 1.5 लाख रुपये, तो जब बाकी नो डिफरेंस डब्ल्यूडीवी के लिए तो 3.5 लाख रुपये, तो डिफरेंस इज व्हाट? दैट इज अ दैट डिफरेंस is known as a balancing charge, और वो बैलेंसिंग चार्ज इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ओके, अंडर द हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा
और देखो मतलब जो नेट सेल कंसिडरेशन और ओरिजिनल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, मतलब 5 लाख और 10 लाख के बीच का जो डिफरेंस है, वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? इट इज अ कैपिटल गेन। अंडरस्टूड? સપોઝ સમજી લો, આ સમજાવ્યું જ છે તમને આગળ, જો 10 લાખની અસેટ છે, ઓકે, જે પાવર સેક્ટરમાં યુઝ થાય છે, તમે એને વેચી કેટલામાં રહ્યા છો? જસ્ટ will create a problem with the spark in my laptop. તો આગ લાગી. Just wait. There is a weak spark in my laptop. So चार्जिंग तो हो रहा है अभी भी, स्पार्क होने के बाद भी चालू रखते हैं. लैपटॉप में स्पार्क ना चाहिए. ओके, so what I was discussing with you, सपोज मैंने कोई असेट परचेज की थी, समझ लो कि असेट मैंने परचेज की है 10 लाख रुपए में, पावर सेक्टर कंपनी है. 10 लाख रुपए, सॉरी, असेट मैंने परचेज की 5 लाख रुपए, उसको मैंने 2 साल यूज किया. एज ऑन डेट उसकी WDV ये है, ठीक है. परचेज कॉस्ट कितनी थी? ये है, ठीक है. और ये मेरा क्या है? सेल प्राइस, सॉरी, ये मेरा सेल प्राइस है, ठीक है. तो अगर ये 5 लाख की असेट आप बेच कितने में रहे हो? यू आर सेलिंग इट फॉर ₹10 लाख. ओके, तो देखो 5 लाख की असेट 10 लाख में बेच रहे हो, तो आपको अल्टीमेटली एज ऑन डेट जो असेट की वैल्यू कितनी है? 3.5 लाख रुपए. तो 3.5 લાખ રૂપિયાની વસ્તુ તમે 10 લાખ રૂપિયામાં વેચો છો, अल्टीमेटली यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ ₹6.50 लाख. लेकिन पूरा यहाँ ये पूरा कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, परचेज प्राइस एंड WDV, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग चार्ज. और ये बैलेंसिंग चार्ज 1.5 लाख रुपया जो है वो टैक्सेबल होगा PGBP में. और ये 5 लाख और 10 लाख के बीच का जो डिफरेंस है, दूसरा 5 लाख, ये 5 lakh, that will be taxable under which head? Under the capital gain. So this is called a balancing chart, and that I have discussed with you earlier. ठीक है, that I have discussed with you earlier. Okay, now let us come to the our point, balancing charge. तो बैलेंसिंग चार्ज इज ट्रीटेड एज, देखो ये केस में बैलेंसिंग चार्ज होता है जो असेट आप बेच देते हो, जिसपे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, और एक असेट इज सेल्ड एट हायर देन दी WDV एंड नेट परचेज प्राइस, तो बैलेंसिंग चार्ज इज ट्रीटेड एज योर बिजनेस इनकम, इज टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP. ये आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, लेकिन इसको क्या मान लिया जाता है? इट इज ट्रीटेड एज अ डीम्ड प्रॉफिट, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP. तो PGBP के हेड में वो टैक्सेबल होगा. सेम वे समझ लो साइंटिफिक रिसर्च की असेट है, क्योंकि आपको पता है कि अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई असेट आप यूज करते हो, तो क्या होता है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है, वो पूरा आपने डिडक्शन, जो साल में एक्सपेंडिचर किया वो साल में आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया होगा, ठीक है. कोई भी साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट में आपको पढ़ा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज अ डिडक्शन 100% और 150%, वॉट एवर. ओके, तो डिडक्शन आपको मिलेगा. अगर वो असेट को आपने बेच देते हो, यू आर ट्रांसफरिंग, तो इन दैट केस what will be treated as your deemed income and how it is taxable. तो आपको क्या करना है कि you are supposed to compare two things, lower of sale price और deduction allowed. ये दोनों के बीच में से जो lower है, that will be taxable under the here in the year in which the transfer take place. For example, समझ लो कि मैंने कोई asset, suppose I am doing in-house research, मैंने 5 लाख की असेट परचेज की, तो मतलब 10 लाख की असेट परचेज,
लेकिन इन हाउस रिसर्च कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने डिडक्शन, आपको पता है अगर 100 रुपया खर्चा करते हो तो 150 रुपये का डिडक्शन मिलता है, तो मुझे डिडक्शन मिला 15 लाख। आपको साइंटिफिक रिसर्च में मैंने बताया, तो 15 लाख का मैंने डिडक्शन क्लेम किया। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माय डिडक्शन? 15 लाख। ओके, नाउ सी दिस असेट for which I have claimed the deduction of 15 lakh, which I have purchased for rupees 10 lakh. Now I am selling this asset for rupees 12 lakh. 12 लाख में वो असेट बेची दो। ओके, तो ये केस में देखो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, क्योंकि आपने जो भी एक्सपेंस किया उसका पूरा डिडक्शन यहाँ क्लेम कर दिया। ठीक है, तो ये जो भी है वो जो डिफरेंस है आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू कंपेयर दिस। आपको ये दो चीज कंपेयर करनी है। तो भाई 15 लाख और 12 लाख दोनों में से लोअर कौन सा है, तो कि 12 लाख। तो दिस 12 लाख विल बी ट्रीटेड एज योर डीम्ड इनकम एंड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीटी। आपको कुछ देखना नहीं कि 10 ना 12 थे, અમે ખાલી જસ્ટ આ જુઓ કે ભાઈ સેલ કન્સિડરેશન કેટલું છે અને ડિડક્શન કેટલું ક્લેમ કરવું છે, બેમાંથી લોઅર કયું છે that is taxable under their PGBP as a deemed income. ઓકે, સિમ્પલ છે, તમે જે આગળ ડિડક્શન લીધું છે એને રિવર્સ કરવાનું છે. this is the logic behind this. okay, now suppose if you are discontinued business, તમારો કોઈ બિઝનેસ હોય, તમે બિઝનેસને તમે શું કરી દીધો છે, you have discontinued the business. कि अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा था सालों से और उसको आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, ये डिसकंटिन्यू होने के बाद आपको कुछ पैसा मिलता है। ओके, सॉरी, इससे पहले एक पॉइंट था, देखो रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी बैड डेब्ट का आपने अर्लियर ईयर में डिडक्शन क्लेम किया है, कि वो पैसा वापस रिकवर होता है, तो द ईयर इन विच इट इज गेट रिकवर्ड इन दैट ईयर इट इज टैक्सेबल। जो साल में वो पैसा रिकवर होता है वो साल में वो अमाउंट क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, now the next point is the adjustment of loss of discontinued business for discontinuation. Generally, loss from the business can be carry forward for 8 years. You all know कोई पण बिजनेस से सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आपको पता है कि बिजनेस लॉस जो होता है 8 साल तक आप मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। If there is a loss of discontinued business, it can be set off against any other income in the year of discontinuation. देखो, लेकिन जब बिजनेस आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो તો આપ क्या कर सकते हो કે હવે બિઝનેસ તો આગળ ચલાવવાના નથી, તો બીજા હેડની ઇન્કમ સામે પણ તમે એને એડજસ્ટ કરી શકો છો. નો આફ્ટર ડિસકન્ટિન્યુએશન ઓફ ધ બિઝનેસ, इफ देर इज अ रिसिप्ट विच इज डीम्ड एज अ बिजनेस इनकम, अगर बिजनेस बंद कर दिया, उसका लॉस आपने कोई दूसरे हेड की इनकम ने सामने एडजस्ट कर लिया, अभी वो लॉस आपको रिकवर हुआ, तो द ईयर इन विच इट इज गेट रियलाइज, दैट इज इन दैट ईयर इट इज ट्रीटेड एज ए इनकम। ओके, और अनएब्जॉर्ब लॉसेस होते, सपोज होते हैं कि भाई उसको आपको आगे की साल में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है। ओके, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब लॉसेस ऑफ द डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ओके, ओनली कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द डीम्ड इनकम। ओके, मतलब समझ लो कि अगर आपका समझ लो कि बिजनेस लॉस हुआ, दूसरी कोई इनकम नहीं है, तो आपका बिजनेस आपने डिसकंटिन्यू किया, अगर आपकी दूसरी कोई इनकम होती तो ये जो लॉस है डिसकंटिन्यूड बिजनेस की, वो दूसरी इनकम के सामने आप एडजस्ट करो। फिर भी नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे। नाउ आफ्टर 2 और 3 years दैट मनी इज गेट रियलाइज। ओके, 8 साल नहीं हुए, 8 साल तक ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 साल के बाद हो गया वो। ओके, बट 8 साल से पहले दैट मनी इज रियलाइज। नाउ सी द रिसीप्ट वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड, दैट इज योर इनकम, बट सी अगेन यू हैव अ लॉसेस ऑफ द अर्लियर ईयर। तो अर्लियर ईयर मतलब अर्लियर ईयर के जो डिसकंटिन्यूड के टाइम पे जो लॉस थे, वो लॉस के सामने रिसीप्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, और इवन इफ नो रिटर्न ऑफ इनकम, सॉरी, ओके, इवन इफ देयर इज नो रिटर्न ऑफ लॉस फाइल एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएशन। मतलब देखो जनरली क्या होता है कि लॉस को सेट ऑफ करने के लिए या तो आप जनरली क्या रिक्वायरमेंट है, आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है। लेकिन अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यूड है और आपने उसके बाद रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया, तो लॉस तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा आगे। फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, फिर भी अगर आपका कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस की रिसिप्ट आ रही है और आगे के आपके पास बहुत सारे लॉसेस है, यू कैन एडजस्ट दैट रिसिप्ट अगेंस्ट दैट लॉसेस। इन दैट केस इवन दो यू हैव नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ लॉस, આપણે રિટર્ન ઓફ ઇન્કમ આરવાય તમને ખબર છે, એ જ રિટર્ન ઓફ ઇન્કમ જ્યારે આપણે લોસ સાથે ફાઇલ કરીએ તો આપણે શું કહીશું, રિટર્ન ઓફ loss. So return of loss is not a new word, it is a income tax return only. But when we file
the return with the positive income, it is known as return of income, and if we show the negative income, it is known as a return of loss. Okay, so these are the deemed income which is taxable under the head profit and gains of business and profit. Now audit और accounts के provision आपसे मैंने discuss किए थे. Now we are supposed to discuss these three main point, that is the presumptive income. Okay, the presumptive scheme of taxation. So let us discuss the presumptive scheme of taxation. Okay, so see, yesterday I have little bit give you idea that what is this presumptive taxation. Okay, देखो इनकम टैक्स में जब भी आप पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते हो, as and when you are calculating the income from profit and gains of business and profession. Okay, for computation of income under the head PGBP, there are two separate set of methods. One, that is a normal computation, and another one is a presumptive taxation. ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटेशन मीन्स व्हाट, आप क्या करोगे कि भाई मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को मैं दूंगा, वो प्रॉफिट से मेरा सम स्टार्ट होगा, और वो प्रॉफिट के अंदर मैं क्या करूंगा, मतलब जो एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड, ओके, बट डेबिटेड टू पी एंड एल, दैट आई विल ऐड. फिर क्या करूंगा, द इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, वो इनकम मैं यहाँ से लेस करूंगा. देन सी इनकम विच आर टैक्सेबल बट नॉट क्रेडिटेड, वो इनकम में यहाँ पे ऐड करूंगा. ओके, सेम वे एक्सपेंसेस अलाउड एज ए डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड, वो एक्सपेंसेस को मैं यहाँ से लेस करूंगा. तो ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने पहले दिन से बता रहा हूँ. तो ये ऐसा प्रोसेस करने के बाद, सी सपोज वॉट एवर अमाउंट इज कम, दैट इज नोन एज योर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट. तो इन दिस वे, मतलब अल्टीमेटली आपको ये चारों चीज की भाई, ये जो भी अलाउेबल इनकम है उसमें से हम एक्सपेंसेस लेस करेंगे, या तो फिर ये सब एडजस्टमेंट हम करेंगे, और उसके बाद जो इनकम आती है दैट इज माय पीजीबी इनकम. तो अब तक जो भी मैंने ये चारों चीजें आपको पढ़ाई कि विच इनकम्स आर टैक्सेबल, विच एक्सपेंसेस आर अलाउड एज ए डिडक्शन, विच एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, ये सब हमने क्यों पढ़ा, हमने इसीलिए पढ़ा कि हम ये कैलकुलेट कर पाए कि मैं हाउ टू डिटरमाइन दी टैक्सेबल इनकम अंडर देयर पीजीबी. बट सी, there are certain businesses, if they satisfied the certain criteria, then they are not supposed to follow this method. देखो यहाँ आप ये मेथड फॉलो करते हो, ओके, और इफ यू सेटिस्फाई दैट क्राइटेरिया, वो 50 लाख का क्राइटेरिया ऑडिट के लिए, 1 करोड़ का क्राइटेरिया, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट के क्राइटेरिया मैंने बताया कि वो टर्नओवर ऑफ प्रॉफिट की लिमिट क्रॉस करते हो, और आप ये वाली मेथड से आप फॉलो करते हो, तो यू आर सपोज टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल्सो. इफ यू क्रॉस द लिमिट, यू आर सपोज टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड ऑल्सो. ये सब आपको करना पड़ेगा. लेकिन इफ यू सेटिस्फाइड द सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो, ओके, देन देयर इज अ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑल्सो. देयर इज लाइक सपोज 44 AD, 44 EDA एंड देयर इज 44A. ये 3 सेक्शन है. ये 3 सेक्शन के अंतर्गत क्या बोला गया है कि अगर आप ये सेक्शन में दिए गए क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई करते हो, तो आपको ये इनकम टैक्स की ये सब कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं. आपका जो भी टर्नओवर है, ओके, वो टर्नओवर का कुछ परसेंटेज आपकी क्या कही जाएगी, टैक्सेबल इनकम. और ये टैक्सेबल इनकम जो आप डिटरमाइन करते हो, मतलब पीजीबीपी की जो इनकम डिटरमाइन करते हो, ये अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना है. ओके, मतलब यहाँ ये डेबिट, क्रेडिट, अलाउेबल, डिसअलाउेबल कुछ मत देखो. डायरेक्ट आपका जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका कुछ परसेंटेज निकाल दो, वो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा. ये 44 AD भी प्रोफेशनल लोगों के लिए AD है. तो भाई आप जो भी रिसिप्ट करते हो उसका 50% आपका इनकम गिन लिया जाएगा. ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए कि भाई आपके पास जितनी ट्रक होगी वो पर ट्रक कुछ अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, और वो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा. और ये अगर ये आप अडॉप्ट करते हो तो आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आपको इनकम टैक्स से कोई प्रोविजन नहीं देखना, आपको सिर्फ एक ही ये तीनों सेक्शन ही देखने हैं. ओके, बट इट इज अप टू यू, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, और ये आप कोई भी फॉलो नहीं कर सकता. देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई करते हो
तभी आपको ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हो। ओके, so let us discuss what is presumptive taxation. Okay, so let us discuss the section one by one. तो फर्स्ट सेक्शन इज द सेक्शन 44AD। देखो वो किसके लिए, बिजनेस के लिए। बाजू में आप देख सकते हो 44AD है, किसके लिए, तो कि प्रोफेशन के लिए। और 44AE किसके लिए, तो कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए। अभी वन बाय वन हम देखते हैं कि भाई 44AD का बेनिफिट कौन देख सकता है, वो इज द एलिजिबल असेसी। तो इट इज फॉर, देखो यहाँ से पता चलता है आप कोई भी बिजनेस करते हो, ओके, एक्सेप्ट द नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट में क्या है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग और वो कंसर्न को अलाउड नहीं किया गया है। ओके, देखो आपको नेगेटिव लिस्ट भी हम इंटरनेट पे देख लेते हैं। तो ये लोग के लिए 44AD में नहीं जा सकते, तीन लोग, सॉरी, these are people, ये पर्सन कैरिंग दी प्रोफेशन। सही बात है कि भाई बिजनेस के लिए ये सेक्शन है, प्रोफेशन के लिए सेपरेट सेक्शन है। तो अगर प्रोफेशनल पर्सन हुआ तो आपको 44ADA में जाना है, ठीक है। 44AD इज ओनली फॉर वूम, फॉर द बिजनेसमैन। तो 44ED इज ओनली फॉर बिजनेसमैन। तो प्रोफेशनल लोग यहाँ पे क्या आएंगे, नेगेटिव लिस्ट में। सेम भी अगर आप कोई बिजनेस करते हो लेकिन आप कौन हो, कमीशन और ब्रोकरेज से काम करते हो, तो 44AD आपको लागू नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। अगर आप कोई एजेंसी का बिजनेस करते हो, या तो फिर आप क्या करते हो, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, ओके, या तो फिर इसमें से कोई भी सेक्शन का आप बेनिफिट लेते हो, लाइक 10A 10AA SEZ के लिए ये सेक्शन है, और ये 80HH और ये सब क्या है, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। तो अगर ये सब सेक्शंस में आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो बेनिफिट नहीं मिलेगा 44ED का। तो ये नेगेटिव लिस्ट को छोड़ के अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, ओके, तो देखो आप क्या होने चाहिए, क्योंकि यू शुड बी इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप, मतलब ओके, मतलब दिस बेनिफिट इज नॉट फॉर द कंपनीज। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल दी, ओके, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल दी या फिर एलएलपी खोल दी, देखो एलएलपी के लिए भी बेनिफिट नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, एलएलपी करके क्रॉस मार्क किया है मैंने पे, मतलब एलएलपी को भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस सेक्शन 44AD इज ओनली फॉर वूम, इंडिविजुअल एचयूएफ एंड पार्टनरशिप। तो आप क्या होने चाहिए, या तो इंडिविजुअल, या तो एचयूएफ, या तो फिर पार्टनरशिप। और आपका बिजनेस क्या होना चाहिए कि एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप, अदर देन दिस मीन्स व्हाट, अदर देन दिस नेगेटिव, इसके अलावा कोई भी बिजनेस करते हो, मतलब अब इंडिविजुअल एचयूएफ हो या तो फिर कौन हो, फर्म हो, और आप कोई भी बिजनेस करते हो नेगेटिव रिस्क को छोड़ के, तो ये आपका क्राइटेरिया। और आप ये 44AD आपको कब लागू पड़ेगा, व्हेन योर टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ₹2 કરોડ, मतलब 2 કરોડ કે 2 કરોડથી ઓછું ટર્નઓવર તમારું છે, તો તમે પછી આ મેથડમાં ના જશો ને, અહીંયા નથી જવાની જરૂર। 2 કરોડથી ઓછા ટર્નઓવરમાં શું બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ બનાવવાના, શું ઓડિટ કરવાનું, ઓકે, કશું જ નહીં, just pay the tax on the presumptive basis। so what is the presumptive basis, let us know। ओके, तो ये किसमें क्या करना है, देखो आपका जो भी टर्नओवर है, ओके, उसका 8% आपका क्या हो जाए, देखो टैक्स नहीं हो रहा है, टैक्स नहीं, ये टैक्सेबल इनकम हम डिटरमाइन करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज योर इनकम, देखो ये केस में अगर आप ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो और 45AD अगर आप अडॉप्ट करते हो, in that case how to determine the taxable income, so taxable income can be determined in this way, 8% of turnover। however, income may be a 6% of turnover, or a gross receipt for the amount received by the account pay check, account pay draft और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ओके, मतलब देखो अगर जो पेमेंट आपने कैश में रिसीव किया उसके लिए 8% ऑफ टर्नओवर, और अगर जितना भी पैसा आपने रिसीव किया है बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट, ऐसे तरीके से आपने रिसीव किया है, तो इन दैट केस योर टैक्सेबल इनकम विल बी व्हाट, 6% ऑफ टर्नओवर। फॉर एग्जांपल समझ लो कि ड्यूरिंग द पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर आई हैव माय टर्नओवर इज से रुपीज 1,80,000, 1 करोड़ 80 लाख रुपीज
1 કરોડ ને 80 લાખ રૂપિયાનું મારું ટર્નઓવર છે. ઓકે, આઈ એમ અ પાર્ટનરશિપ ફર્મ, not falling in the negative list. So see, I have decided to pay the tax under, or see, to calculate the income under section 44 AD. ओके, तो ये केस में सपोज समझ लो ये पूरा 1 करोड़ 80 लाख है, उसमें से मैंने 1 करोड़ का पेमेंट मुझे चेक या ड्राफ्ट से या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला है, और दूसरा जो 80 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख में से जो 80 लाख है, इसका पेमेंट मुझे कैश में मिला. लेकिन तो ये केस में अगर आपको बोला है कि ये बंदे की टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन करो, कुछ नहीं, आपको इनकम एक्सपेंस कुछ देखना नहीं है, उसका टर्नओवर कितना है तो यही है, तो इसका 1 करोड़, उसका देखो जितना भी पेमेंट आपने चेक और उससे रिसीव किया है तो उसका 6%, ઓકે, વિલ બી યોર ટેક્સેબલ ઇન્કમ. એટલે 1 કરોડના 6% કેટલા થશે તો કે ભાઈ 6 લાખ. ओके, और 80 लाख है. ओके, 80 लाख है, उसका 8% है. ओके, 80 लाख का 8% है, ये कितना होगा? 1 करोड़ 80 लाख ना 8% मतलब 6.4 लाख. ओके, और ये टोटल कितना हुआ? ओके, 12,40,000. तो सी माई टर्न ओवर is 1 crore 80 lakh, but see my taxable income is how much? 12,40,000. So this is the income on which I have to pay the tax. Okay, तो जितना भी पैसा आपने कैश इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव किया उसका 6% है, और जितना पैसा आपने कैश या अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड और बाय चेक और ड्राफ्ट आपने रिसीव किया तो उसका 8% है. वो टोटल आपका क्या होता है? दिस इज योर टैक्सेबल इनकम. तो आपको कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं करना है. આટલી રિસીપ છે તો કે આના આટલા ટકા મારી ટેક્સેબલ ઇન્કમ, બધા એક્સપેન્સીસ તમારા જો સમજી લો. એ એક સિમ્પલ લોજિક છે કે તમે આવો ટ્રેડિંગ બિઝનેસ કરો છો તો કે ભાઈ 6% જ તમારું પ્રોફિટ માર્જિન હોય અને બાકીના 94% તમારો ખર્ચો છે એવું માની લેવાનું. 6% પર 94%નું તમે બેનિફિટ ત્યાં જ લઈ લો છો. ઓકે, gross receipt आपने इतनी હોય तो in this way you can calculate the taxable income. ओके, तो ये बाकी सब प्रोविजन देखने की जरूरत नहीं इफ यू गो फॉर दिस मेथड. ओके, बट देखो वंस यू चूज दिस तो आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसका कुछ परसेंटेज निकाल के आपने क्या कर दिया? टैक्स कैलकुलेट, मतलब इन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर दी. and once you determine the taxable income, now you cannot claim the deduction of any other expense. તમે કહેશો સર મારું ડેપ્રિસિએશન, પછી કે સેલેરી પે કરું છું કે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરું છું, કશાનું ડિડક્શન નહીં મળે. સિમ્પલ છે, તમારે 1 કરોડ 80 લાખના સીધા 6% ગણી નાખે, નંબર 6% પ્રોફિટ છે, બાકી 94% એક્સપેન્સીસ એવું માની લીધું, એનું ડિડક્શન તમને ઇમ્પ્લાઇડ જ આપી દીધું. તો ના, हेलो हेलो Hello. Yes, is there anyone? हेलो हेलो आर यू हेलो What is the problem? हेलो हाँ नहीं सुनाई रहा मैम सर की आवाज. हेलो सर निकल गए? हाँ हाँ नेटवर्क सर हम्म लेफ्ट हो गए हमेशा शायद.
લેપટોપમાં કઈ પ્રોબ્લેમ થોડીક આ બંધ થઈ ગયું છે. Now I have to change the cable. Cable has burned. Laptop is okay, but the cable is get burned. So the share of screen is stopped. से डिस्कस कर रहा था. अगर आप ये 4480 में जाते हो तो देखो एडवांस टैक्स क्या होता है, आपको प्रीवियस ईयर में ही पे करना होता है, ठीक है. लेकिन वो एडवांस टैक्स अगर आपने प्रीवियस ईयर में अगर आप 40 वाले सेक्शन में जाते हो तो एडवांस टैक्स आपको पूरा एक इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है. एडवांस टैक्स इज द टैक्स व्हिच इज पेड इन द प्रीवियस ईयर. असेसमेंट ईयर में आपको जो टैक्स पे करना है उसका एस्टिमेट लगा दो और उसको 4 इंस्टॉलमेंट में प्रीवियस ईयर में ही भर दो. ओके. लेकिन अगर आपने please mute yourself. Okay, it creates a disturbance because I don't have a control now. So you mute yourself. So see what I was discussing with you कि जो एडवांस टैक्स आपको 4 इंस्टॉलमेंट की जगह एक इंस्टॉलमेंट में ही पे कर देना है. कब? when you go for a 4480. ओके, 4480 में आप गए हो और एडवांस टैक्स के प्रोविजन आपको लागू पड़ता है. तो जनरली सभी लोगों के लिए एडवांस टैक्स कितने इंस्टॉलमेंट में होते हैं? तो 4 इंस्टॉलमेंट. लेकिन आपने 4480 अडॉप्ट किया है तो आपके लिए एडवांस टैक्स कितने इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना पड़ेगा? इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट यू आर सपोज टू पे द एडवांस टैक्स. ठीक है. अनदर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई विथ यू इज दिस दैट इन केस ऑफ 44 एडीए, देखो 44 एडी और एडीए दोनों सेम है, लेकिन एडीए किसके लिए? तो इट इज फॉर द प्रोफेशनल पीपल. इट इज फॉर whom? इट इज फॉर द प्रोफेशनल पीपल. और प्रोफेशनल पीपल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियर, दे आर डूइंग द प्रैक्टिस और कंसल्टेंसी एट देयर होम. I mean, at their own, they are not doing the job, but they are doing these activity. Then in that case, they are supposed to pay the they are देखो इसमें हमने क्या किया कि जो भी ग्रॉस रिसिप्ट थी और ग्रॉस रिसिप्ट का अपने 8% या तो फिर 6% हमने क्या कैलकुलेट किया? वी हैव कैलकुलेट दी टैक्सेबल इनकम. ठीक है. और प्रोफेशनल लोग होते हैं उसने चेक से रिसीव किया, ड्राफ्ट से रिसीव किया, कैश से रिसीव किया, कुछ भी तरीके से रिसीव किया. एंड इफ यू और उसमें देखो यहाँ लिमिट थी कि भाई आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम है तो आप 4480 में जा सकते हो. लेकिन प्रोफेशनल के लिए तो क्या है? कुछ नहीं. जितना भी टर्नओवर हो आपको कंपलसरी 4480 ए ही फॉलो करना है. और 4480 ए क्या है? क्योंकि आपका जो भी रिसिप्ट है ना उसका 50%, जितना भी रिसिप्ट हुआ है उसका 50% क्या कहा जाएगा? वॉट एवर अमाउंट यू हैव रिसीव्ड उसका 50% इज ट्रीटेड एज योर टेक्सेबल इनकम. सपोज મારી 20 લાખની સીએસ ની પ્રેક્ટિસ છે તો ના 10 લાખ મારી ટેક્सेबल इनकम અને 10 લાખના 30% એટલે 3 લાખ રૂપિયા ટેક્સ ભરી દેવા. ओके. सो दिस इज द वे. और सपोज आप बोलेंगे सर ये तो गलत चीज है. ओके, तो ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है. इफ यू डोंट वांट टू फॉलो अडॉप्ट द 4480 you maintain the books of account, get the books of account audited and calculate the tax by the first method, that this is my income, these are the expenses and this is my taxable income. तो आपको ऑडिट और अकाउंट करवाना पड़ेगा. 4480 आप नहीं फॉलो करते हो. अगर कोई भी प्रोफेशनल है भले कितनी भी इनकम हो, लेकिन उसके लिए एक ही रूल है, जो कमाता है उसका 50% टैक्सेबल इनकम. दैट इज कॉल्ड सेक्शन 4480. लेकिन आप बोलोगे ऐसा नहीं करना है तो ठीक है, आप फॉलो कर सकते हो नॉर्मल मेथड. लेकिन क्या करवाना पड़ेगा? आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरीली मेंटेन करने पड़ेंगे. आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा. सब कुछ समझ लो, मैं प्रोफेशनल हूं. आई हैव पास माय सीएस एग्जाम बिफोर 2 years and I have started my office and I am having a practice of only 1 lakh rupees. तो 1 lakh का 50%, ओके, दैट इज 50,000, दैट इज माय टैक्सेबल इनकम. ओके, और उस पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा. समझ लो, वो तो लिमिट में नहीं आएगा. 2,50,000 से कम है तो लिमिट में नहीं आएगा. समझ लो मेरी 5 लाख या 10 लाख की प्रैक्टिस हो गई पहले साल, तो उसका 50% कितना हुआ? ओके, 5 लाख रुपए. और 5 लाख का 30% है. ओके, सपोज में पार्टनरशिप फर्म इज देयर, पार्टनरशिप फर्म में 30% टैक्स रेट है, तो 5 लाख का 30% मुझे टैक्स पे कर देना. ठीक है. तो अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो I can maintain the books of account. I have to maintain the books of account.
I have to get it audited and તો તમારે ઓછી ઇન્કમ બતાવે છે કે 50% તમારો પ્રોફિટ રેશિયો છે જ નહીં, આના કરતા ઓછી છે, તો in that case you have to pay the tax, sorry, you are supposed to get the books of account audited. देखो यहाँ पे भी आप जाओगे आपको 30 to 38 के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, पार्टनरशिप मतलब कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, डिडक्शन आप नहीं, यू कैन नॉट क्लेम। हाँ, 80C to 80U वाले डिडक्शन आपको जो ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलते हैं, दैट डिडक्शन यू कैन क्लेम, वो डिडक्शन आपको मिल जाएंगे। एडवांस टैक्स आपको एक इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ओके, जस्ट मिनट, मोबाइल से शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आता होगा ना, आई डोंट नो, आई हैव टू लर्न दैट हाउ टू शेयर द स्क्रीन। शेयर का ऑप्शन है यहाँ पे भी, ठीक है, शेयर स्क्रीन, स्टार्ट नाउ, जस्ट अ मिनट। Just a minute, हाँ बेटा। आपके ग्रुप में ही मैंने डाली होगी ना, एक मिनट। किसी के पास है तो आप ये ग्रुप में डालो ना, ये मटेरियल, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो हमारा यूनिट 1 आज कंप्लीट हो जाए। हेलो हेलो, यस सर। किसी के पास है ये अपना ये मटेरियल, आपके मोबाइल से ये ग्रुप में डाल दो ना, तो मैं क्या करूँ, इसमें से ही ठीक है, देख लेता हूँ मैं यहाँ। हाँ, वो तो सेंड करो ना, वो मेरी जो फाइल में नहीं भेजी हुई है, वो है मोबाइल में आपके। ठीक है बेटा, चलो आ गई, किसी ने भेज दी है। So see what I was discussing with you. Thank you बेटा, आ गई। तो see we were discussing this point. Okay, yes, हम यहाँ पे थे कि भाई अगर आप ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन का डिडक्शन कैन यू क्लेम, सो सी फॉर द सब्सिक्वेंट, मतलब जो साल से आप स्कीम आप क्लोज करते हो, सपोज ये क्या है कि आपने बिजनेस चालू किया, 3-4 साल तक आपने ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में गए, और उसके बाद आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बंद कर दिया,
तो आफ्टर बिकमिंग इनएलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेस, सपोज यहाँ पे आपका 2 करोड़ का लिमिट है, सपोज आपका कोई एक साल में टर्नओवर हो गया 15 करोड़, तो नाउ यू कैन नॉट गो फॉर अ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, नॉर्मल टैक्सेशन में आप आओगे, तो उसके बाद आप डेप्रिसिएशन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और कौन सी डब्ल्यूडीवी लोगे, तो आपको क्या गिनना है, क्या पहले साल से ही डेप्रिसिएशन मिला ऐसा करके वो जितने भी साल, सपोज आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन दिस ईयर, ओके, पहले 3 साल मुझे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो मैंने किया, और चौथे साल से मैं प्रिजम्पटिव के लिए एलिजिबल नहीं हुआ क्योंकि मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया। तो 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो अभी मैं क्या करूंगा, सो इन दैट केस व्हाट आई सपोज टू डू कि आई कैन क्लेम द डिडक्शन। अभी नॉन नॉन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला हूं तो मैं तो नॉर्मल स्कीम ही फॉलो करूंगा, तो नॉर्मल स्किल में जाके मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँ, सॉरी नॉर्मल स्किल में जाके अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करूंगा, तो उस टाइम पे मुझे डेप्रिसिएशन का भी डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा। पहले 3 सालों में मैंने डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं लिया क्योंकि मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहा था। तो अभी डब्ल्यूडीवी कौन से लूंगा, तो आपको क्या करना है, पहले तीनों साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके एज ऑन डेट डब्ल्यूडीवी फाइंड करो और ये साल का डेप्रिसिएशन का डिडक्शन आप ले सकते हो। ओके, सी कैन यू पे दी हायर ટેક્સ, સપોઝ કોઈ બહુ ઈમાનદાર માણસ હોય કે 8% ને 6% ટેક્સ રેટ તમારા માટે એપ્લિકેબલ છે, सॉरी इनकम टैक्स जो भी टर्न ओवर है उसका 8%, जो भी टर्न ओवर है उसका 6% इफ यू रिसीव द मनी इन फॉर्म ऑफ कैश, तो उससे ज्यादा बोले मारो तो 10% प्रॉफिट मार्जिन છે, હું 10% पर टैक्स भरવા માંગુ છું, कैन यू डू सो, आंसर इज यस। ओके, और सपोज आप बोलते हो नहीं मेरा तो इससे कम 6% से कम रेशियो आ रहा है, तो अगर लेस बोल रहे हो तो यस आप नॉर्मल मेथड में जाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवा दो। ओके, सो दिस इज द वे आउट। तो हमने देखा 44 एडी और एडीए, ये नीचे वाले पॉइंट पिंक वाले मैंने सब डिस्कस कर दिए, ठीक है, तो ये तीनों में कॉमन है। ये एडीए भी आपको मैंने बताया, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल बंदा हो, देखो यहाँ लिमिट भी है, सॉरी मेरी गलती हो गई, अगर यहाँ पे भी लिमिट है कि 44 एडीए, देखो यहाँ गलती हुई है, 44 एडीए है, अगर आप आपका ग्रॉस रिसिप्ट कितना है, 50 लाख से कम है, इफ योर ग्रॉस रिसिप्ट इज लेस देन 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा हो जाता है तो उसको तो नॉर्मल लागू पड़ेगा, वो मैंने आपको गलत बोल दिया, मेरे पास बुक नहीं थी, तो 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर आपका, 50 लाख से आपका क्या टर्नओवर है, इफ योर टर्नओवर इज लेस देन रुपीज 50 lakh, you can go for the presumptive taxation, और in this case व्हाट विल बी योर टैक्सेबल इनकम, जो भी रिसिप्ट आपकी हुई है, सपोज मैं सीएस की प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी साल की 50 लाख की रिसिप्ट हो रही है, तो 50 लाख का 50%, 25% इज माई टैक्सेबल इनकम, और वो 25% पे मुझे टैक्स पे कर देना है, ठीक है। लेकिन मगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अडॉप्ट करूंगा, कोई पण प्रोफेशनल मानस फॉलो ना करे, ये नॉर्मल टैक्सेशन में जाए। ओके, सपोज माय फर्म इज देयर, आई एम आल्सो गेट माय बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड, कुछ प्रोफेशनल लोगों को 50% का मार्जिन टू डिफिकल्ट नहीं होता है। ओके, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि जिसको लगता है कि मेरा लाइक एडवोकेट्स आर देयर, दे हैव अ 50% मार्जिन, कोर्ट में एक केस जઈને લડવાનું એને કઈ વધારે સ્ટાફ રાખવાનો ના ઓફિસ ના હોય, in that get possible, but in case of company secretary, doctor, they have to hire a staff, they have to open an office, okay, they have to do the traveling, so in their case the 50% margin is not possible। लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें होता है, तो 50 जितना आप ग्रॉस रिसीव करते हो उसका 50% टैक्सेबल इनकम और टैक्स पे कर सकते हो, ठीक है। नाउ सी लेट अस डिस्कस सेक्शन 44 एई। 44 एई के लिए क्या प्रोविजन है, देखो 44 एई, देखो हम पहले 44 एई ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए, सेक्शन 44 एई इज फॉर whom it is for the transport business। So suppose if you are a person and if you are carrying on the business of playing, hiring or leasing of the goods carriage, ये goods carriage मतलब ट्रांसपोर्ट, गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ऐसा आपका बिजनेस है, और आपके पास ड्यूरिंग द होल प्रीवियस ईयर, ओके, आपके पास नंबर ऑफ व्हीकल, पूरे साल में कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल बढ़ गए, तो यू आर नॉट गोइंग मोर देन 10 गुड्स कैरेज व्हीकल, 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज व्हीकल आपके पास नहीं है, तो आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। ओके, अभी ये सेक्शन में क्या बोला गया ये पहले हम डिस्कस करें, उससे पहले ये वाली जो ये जो डेफिनेशन है ये हम देखते हैं। 44 एडी में
सॉरी ये वाला हैवी गुड्स और लाइट व्हीकल्स। देखो हैवी गुड्स व्हीकल एक वर्ड यूज हुआ है कि हैवी गुड्स व्हीकल आप किसको कहोगे, तो कि एनी व्हीकल जिसका वेट कितना हो, whose gross weight, okay, any goods carriage whose gross vehicle weight is more than 12,000 kg, એટલે 12,000 કિલો કરતા વધારે, 12,000 કિલો मतलब 12,000 kg से ज्यादा आपका वेट है, ओके, देन योर मतलब इट इज 12,000 टन, 1,000 टन इज इक्वल टू, सॉरी 1,000 kg इज इक्वल टू 1 ટન, मतलब 12 ટન થી વધારે વજન છે કાં તો પછી 12,000 kg થી વધારે વજન છે તો તમારું વ્હીકલ શું કહેવાશે, હેવી વ્હીકલ, ને 12,000 કિલો કરતા ઓછું વજન હોય તો તમારી વ્હીકલ શું કહેવાશે, योर व्हीकल इज ट्रीटेड एज व्हाट, अ लाइट व्हीकल, ओके। अभी आपको क्या करना है, देखो ग्रॉस व्हीकल वेट किसको कहोगे कि टोटल व्हीकल वेट और लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द अथॉरिटी, मतलब ये व्हीकल का वेट कितना कैसे डिटरमाइन करते हो, तो कि जो ऑथोरिटी ने डिसाइड किया है कि खाली व्हीकल નું આપણે વેટ કરીને એનો ડિટરમાઇન કરવાનો। और अनलेडन व्हीकल किसको कहोगे, अनलेडन व्हीकल मींस व्हाट, व्हीकल ऑफ व्हीकल और ट्रेलर इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट ऑर्डिनरली यूज्ड with the vehicle or trailer, okay, but not excluding the weight of driver, તો ડ્રાઈવર ને બધાને ઉતારી દેવાના ને ખાલી વ્હીકલ છે ને આપણે અનલેડન વ્હીકલ કહીશું। અનલેડન વ્હીકલ ની અંદર એક વ્હીકલ નો જે બી બોડી છે એનું ટ્રેલર છે બધું જ આવી જશે, ખાલી ડ્રાઈવર નું વજન નહીં આવે, તો કે અંદર ગુડ્સ ભર્યા પછીનું ને ખાલી વ્હીકલ નું 12 કિલો વજન હોય તો એને હેવી વેઇટ કહીશું, અને એમાં જો ગુડ્સ ભરેલા હોય, સોરી ગુડ્સ ભરેલા નહીં, એના કરતા 12,000 કિલો થી ઓછું વજન હશે એને આપણે લાઇટ વ્હીકલ કહીશું। હવે देखो सपोज તમે इफ यू आर फॉलोइंग दिस क्राइटेरिया, सपोज आप ये क्राइटेरिया फॉलो करते हो कि यू आर हैविंग अ हैवी वेट व्हीकल, कि आपका हैवी वेट व्हीकल है, ओके, और इट इज 1,000 टन पर, सॉरी हैवी वेट व्हीकल है, तो उसको उसका आप कैसे टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन करो, તમારું વ્હીકલ ચાલે છે પડી રહ્યું છે કશું જ જોવાનું નહીં, સપોઝ 1,000 રૂપીસ પર ટન પર મંથ, એટલે સપોઝ સમજી લો કે મારું વ્હીકલ 15 ટન નું છે એટલે 15,000 કિલોનું છે, તો એક ટને 1,000 રૂપિયા, તો એક વ્હીકલની એક મહિનાની ઇન્કમ કેટલી ગણી લેવાની, તો કે 15,000 રૂપિયા, એટલે 12 મહિનાની કેટલી, તો કે 1,80,000, અને સપોઝ મારી પાસે 10 વ્હીકલ હોય તો કેટલી, તો કે 18 લાખ રૂપિયા, अंडरस्टूड। सो एक व्हीकल का एक महीने का और पार्ट ऑफ द मंथ, सपोज आप समझ लो कि मैंने यार अप्रैल महीने में तो मैंने व्हीकल नया बाय किया, लेकिन आई हैव परचेज दिस व्हीकल इन दी 3rd ऑफ अप्रैल, मतलब सपोज 17 ऑफ अप्रैल, તો કે એપ્રિલ મહિનામાં તો મારું વ્હીકલ મારી પાસે ખાલી 12 દિવસ કે 18 દિવસ હતું, 17 એટલે 13 દિવસ હતું, તો કે 13 દિવસ છે તો પણ પાર્ટ ઓફ ધી મંથ પણ તમારી પાસે વ્હીકલ હોય તો પણ એના પર મંથ 1,000 રૂપીસ પર ટન ગણવાના। તો સપોઝ 15 ટનનું વ્હીકલ છે તો એક વ્હીકલની મહિનાની ઇન્કમ કેટલી, તો કે 15,000 રૂપિયા, ओके। तो हैवी व्हीकल में ऐसे आप डिटरमाइन करो, ओके। और लाइट व्हीकल है अदर देन दैट, तो वो केस में क्या करना है, तो कि 7,500 पर मंथ, ऐसे करके आप इनकम डिटरमाइन करो, ओके। और जो भी इनकम आप डिटरमाइन करते हो दैट इज योर टैक्सेबल इनकम, मतलब वो गुड्स व्हीकल कितना टाइम घूम रहा है, कितना किलोमीटर चलता है, क्या इनकम जनरेट करता है, कुछ देखना नहीं। व्हीकल का वेट देखो, वो भी कैसा अनलेडन व्हीकल, खाली व्हीकल का वेट देखो, वो 12 टन से ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे, वी कैन कॉल इट एज ए हैवी व्हीकल। और हैवी व्हीकल में उसकी इनकम कैसे डिटरमाइन करने की, तो क्या पर टन 1,000 रुपीज, तो कितने टन का व्हीकल है देख लो, सपोज 50 टन का है तो उसकी इनकम कितनी, 50 मल्टीप्लाई बाय 1,000, सो दैट इज 50,000 इज द इनकम ऑफ दैट व्हीकल पर मंथ। अगर वो व्हीकल 12 महीने यूज हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 12, ओके, मतलब 6 लाख रुपीज इज इनकम अराइज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्हीकल। और सपोज आई हैव अ 10 व्हीकल, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज अ 60 लाख रुपीज द इनकम ऑन व्हिच आई हैव टू पे द टैक्स। क्या इनकम की है, क्या एक्सपेंस किया, कुछ लेना देना नहीं, आप उसी तरीके से इनकम कॉम्प्यूट कर सकते हो, ठीक है। और सपोज इफ यू फॉलो दिस, सी यू आर सपोज टू दिस, जो पिंक में जो प्रोविजन आपको मैंने एक्सप्लेन किए वो एप्लीकेबल हो गए। नाउ सी ये 44 एडी वाला है, ये 44 एडी ये पहले वाला, उसके लिए एक नोट है, लेट अस डिस्कस कि इफ एनी एलिजिबल
assessee declares the profit under the 44AD under the presumptive basis, and he does not declare the profit on presumptive basis as per section 44AD for any of the next 5 consecutive years, he become ineligible to claim the benefit of the presumptive income under section 45AD for next 5 subsequent year in which the profit has not been declared as per section 44AD. देखो समझो कि ये 44 आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई આ વર્ષે 44AD આવતા વર્ષે નોર્મલમાં જાઓ પાછો બીજા વર્ષે 44AD ત્રીજા વર્ષે નોર્મલમાં જાઓ એવું નહીં કરી શકો શું કહે છે પ્રોવિઝન વાંચો इफ एलिजिबल असेसी मतलब जिसका 44AD मतलब ये वाला ये भाजपा कलर बिजनेस ओके 44AD वाला ये वाला अगर आपने ये अडॉप्ट किया है कि इफ असेसी declares the profit as per section 44AD on a presumptive basis. He does not declare the profit on the presumptive basis as per section 44AD for any of the 5 consecutive previous year. मतलब समझी लो कोई असेसी જેનું 2 કરોડથી ઓછું ટર્નઓવર અને તે છતાં પણ 5 વર્ષ સુધી કોન્સ્ટન્ટ એ શું કરે છે તો કે 5 વર્ષ સુધી એને કોન્સ્ટન્ટ કીધું કે મારો પ્રોફિટનો રેશિયો 8 કે 6% કરતા ઓછો છે તો I will not go for a presumptive taxation, I will go for a normal taxation. So normal taxation માં એને 5 વર્ષ સુધી 2 કરોડથી ઓછું ટર્નઓવર છે તો normal taxation માં એને ટેક્સ પે કર્યો તો એનો મતલબ જો કોન્ઝિક્યુટિવ 5 વર્ષ સુધી એને નોર્મલમાં ટેક્સ પે કર્યો તો બાકીના આવવાવાળા 5 વર્ષ માટે એ ઇનએલિજિબલ થઈ જશે presumptive taxation એ નહીં adopt કરી શકે okay so this you can do if you consecutive for 5 years you follow the non presumptive taxation even though you are eligible then you are not eligible for presumptive taxation for the next 5 year also એટલે continuous 5 વર્ષ સુધી તમે ના ફોલો કરવાને તો આવતા 5 વર્ષ સુધી તમને આનો બેનિફિટ આવે ફરી નહીં મળે ઠીક છે so this is the presumptive taxation I have discussed okay now see ये एक पॉइंट मैंने आपको कल नहीं एक्सप्लेन किया था व्हाइट वाला कैन यू सी द स्क्रीन बेटा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये व्हाइट वाला पॉइंट है कि आपको मैंने कल बताया कि ऑडिट कब करवाना है तो कि भाई 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो जाए बिजनेस के केस में सॉरी 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो जाए तो आपको ऑडिट करवाना है और अगर प्रोफेशन के केस में कब ऑडिट करवाना है तो क्या 50 लाख से ज्यादा अब ये 44AD का एबी ओके देखो ये ऑडिट में एक प्रोविजन ऐसा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB इज डज नॉट अप्लाई टू पर्सन who declares the profit under section 44AD on the presumptive basis and his sales turnover or gross receipt is less than 2 crore rupees तो आपको पता है ये तो आपको मैंने बताया कि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा रहा हूं और मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से कम है देखो लॉजिक क्यों यहाँ बताया गया है एक सिंपल वस्तु છે કે તમારું 1 કરોડથી વધારે ટર્નઓવર ક્રોસ થાય તો તમારું ઓડિટ કરાવવું પડે પણ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ની एप्लीकेबिलिटी लिमिट કેટલી છે તો કે 2 करोड़ तो सपोज आपका टर्नओवर 2 करोड़ हो गया 1 करोड़ तो क्रॉस कर दिया तो whether you have to go for audit answer is no even though your turnover is more than 1 crore but you are opting the presumptive taxation so you are not supposed to go for a audit okay so this was your PGBP all the provision of unit 1 I have discussed with you okay tomorrow I will start the new chapter and देखो आपको जो लेक्चर का बताया मैंने आपको एक्स्ट्रा लेक्चर ओके उसका भी लिंक if possible I will start to send it from today itself okay so at present I am concluding my lecture okay so I am ending